गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर, है ना। मॉडल पेपर सेट 1 चल रहा है क्लास 9 का। देखो ये 2023-24 है ना। आप लोग ये चीज गौर कीजिएगा, 2023-24 आपके लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? मॉडल पेपर में लिखा हुआ है। 2023-24 का मतलब क्या होता है? आप 2023 से 24 का सेशन आपका चल रहा है, एक साल का आपका सेशन चलता है। जो 23-24 है ना, आप देखिए 23 में आप पढ़े, 24 में एग्जाम दे रहे हैं, तो वो 23-24 आपका सेशन कहलाएगा। आप अभी जो 10th जाएंगे ना, वो कहलाएगा 24-25, यानी कि 25 में आप एग्जाम दीजिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु का, हम देखिए हम क्या बोले थे, क्लास 10th का ये मॉडल पेपर क्या चल रहा है, सेट 1 चल रहा है, और ये क्या चल रहा है, साइंस चल रहा है ना, याद रखेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन में, एक वस्तु का अगर त्रिज्या आर है, देखिए कोई वस्तु का अगर त्रिज्या मान लेते हैं आर है, के वृत्ताकार पथ में घूम रही है, आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, तो 2r क्या हो जाएगा, 2r। क्या करते हैं कि रेडियस को हम लोग गुना कर देते हैं 2 से, रेडियस को गुना करते हैं 2 से, याद रखेंगे, है ना, कोई बात नहीं। फिर क्या बोलता है, वेग में प्रति सेकेंड परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। और त्वरण को ही इंग्लिश में बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एक्सलरेशन कहा जाता है, याद रखेंगे, है ना। विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया और वेग हो गया। इनमें से किसका एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसको बोलेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताइए विस्थापन का, त्वरण का और वेग में, इन तीनों में से किनका एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो बोलेंगे आप त्वरण का। त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है, जो दूरी समय ग्राफ का जो ढलान होता है वो वेग का मान बताता है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, तो बोलेंगे हम बोलेंगे जड़त्व की। किसकी? देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, जड़त्व की परिभाषा मिलती है हमको। किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है, कोई भी पिंड, पिंड का मतलब समझते हैं, पिंड का मतलब होता है कोई वस्तु, कोई वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, सॉरी कोई वस्तु का जो जड़त्व होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो हम बोलेंगे वस्तु के जड़त्व, वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। न्यूटन के गति का कौन सा नियम बल का परिभाषा देता है, तो न्यूटन के गति का कौन सा नियम बल का परिभाषा देता है, तो बोलेंगे न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट में क्या बोलता है, देखिए ध्यान से, नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन में। कहता है क्वेश्चन में कि जब कोई वस्तु, सुनिएगा ध्यान से, जब कोई बस विराम से चलती है, विराम मतलब समझते हैं आप लोग, ध्यान से समझिएगा। बोलता है जब कोई बस, अगर कोई बस में व्यक्ति बैठा हुआ है, या फिर हम कोई पैसेंजर है, हम मान लो कोई पैसेंजर यात्री हैं, हम बस, अब मान लो शांति से खड़ा था, हम बस में खड़ा थे, अब या तो फिर बस में बैठ गए, लेकिन बस जैसा ही एकाएक चलेगा ना, जैसे चलेगा ना वैसे हम लोग पीछे झुक जाते हैं। या तो फिर गाड़ी अगर चलते रहेगा और अचानक अगर ब्रेक मारा जाएगा तो देखिएगा आप आगे की ओर झुक जाइएगा। ऐसा क्यों? तो ऐसा नियम होता है, वो न्यूटन के गति के प्रथम नियम वो करता है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रियाएं होती है। मतलब वो क्या होता है, जिधर से, जैसे देखिए गाड़ी अगर आगे बढ़ा तो यात्री लोग पीछे झुकेगा, और गाड़ी अगर रोका मतलब आगे रोका तो क्या, सॉरी अगर पीछे रोकने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा, यात्री लोग आगे दब जाएंगे, यानी झुक जाते हैं। कार्य का ऐसे मात्रा क्या होता है, तो बोलेंगे जूल, यानी कि जूल यानी उसका जो होता है वो क्या होता है, संकेत जे होता है। चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान अगर 40 किलो है, मतलब चंद्रमा पर अगर कोई वस्तु का वजन अगर 40 किलो है, हमारे पृथ्वी में आते आते उसका वजन कितना हो जाएगा, 400 किलो हो जाएगा। समझ जाइए, जब कोई पिंड कंपन करता है, जब कोई पिंड यानी कि जब कोई सामान को अगर कंपन करता है, वाइब्रेट करता है, तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है, जिसे संपीड़न कहते हैं के रूप में जाना जाता है। वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है, वह क्या कहलाती है, तो गूंज कहलाती है। फिर क्या कहता है, देखिए वह घटना क्या कहता है क्वेश्चन में, समझिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि, क्या बोलता है, फिर से बता, रिपीट कर इस क्वेश्चन को। वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देता है। जैसे देखिए आप ऐसा कमरा में जाइए जो चारों तरफ से पैक है, आप वहां पे कोई चीज को बोलिएगा, देखिएगा वो आवाज को वाइब्रेट करके वापस आता है, कांपता है ना, कांपता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको गूंज कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, गूंज कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड
हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दूध हो गया, रुई हो गया और चीनी हो गया। इनमें से किस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? तो बोलेंगे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का। आगे देखिए, किस तापमान पर पानी जो होता है वो ठोस और द्रव दोनों अवस्था में पाई जाती है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? पानी जो है ना वो बर्फ बनना शुरू हो जाता है। पानी जो है वो बर्फ बनना शुरू हो जाता है, यानी कि कुछ हिस्सा पानी रहता है, कुछ हिस्सा बर्फ बन जाता है। तो वो ठोस और द्रव दोनों अवस्था में पाई जाती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस, या तो फिर कह सकते हैं 273 केल्विन। खत्म कहानी। इसको लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। क्विक, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है? कहता है ना कि 100 ग्राम, देखिए 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया है। 100 ग्राम जल था, अब उसमें 20 ग्राम चीनी मिलाया गया। तो बताइए उस विलयन की सांद्रता क्या, सांद्रता प्रतिशत क्या होगी? तो बोलेंगे 16.2/3, है ना, 2/3। इसको क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए हम इसको क्या करते हैं ना, 20/100 करेंगे। 20/100। अब देखिए इसको क्या करते हैं, 20 ग्राम, है ना, 100 ग्राम क्या था मेरा, 100 ग्राम मेरा जल था, उसमें 20 ग्राम चीनी मिला है। तो उसका विलयन की जो सांद्रता होती है वो क्या होती है? 16.2/3, यानी कि इसका आंसर जो आएगा 50/3% आना चाहिए। तो अब इसको क्या करना है, इसको आप अगर हल करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। हल करने का जो होता है क्वेश्चन वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। ध्यान से देखिए, अभी डायरेक्टली आंसर बता देते हैं। घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो घनत्व का ऐसा मात्रक होता है, बोलेंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब। याद रखेंगे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। कौन गुणधर्म निलंबन का है? तो बोलेंगे यह एक विषमांगी मिश्रण है। मतलब विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जिसका संपूर्ण भाग एक समान नहीं होता है ना। कौन गुणधर्म निलंबन का क्या है? निलंबन का है, बोलेंगे एक विषमांगी मिश्रण। जैसे अगर हम पानी में, अगर हम जैसे लोहा के कण को अगर मिलाएंगे, या पानी में अगर हम जल में अगर हम ले लेते हैं, थोड़ा सा बालू ले लेते हैं, तो वो चारों तरफ घुलेगा क्या? सभी तरफ बराबर हिस्सा में नहीं घुलेगा ना, तो उसी को बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। आगे देखिए, कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग क्या करेंगे? कपूर हो गया और नमक हो गया, इन दोनों को अलग करने का विधि को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। याद रखेंगे। उसके बाद ध्यान से देखिए, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं के बराबर होता है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को संख्याओं को अगर हम जोड़ देंगे ना तो द्रव्यमान संख्या हमारा निकल जाता है। याद रखेंगे। NH3 अमोनिया का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो 17 यूनिट होता है। 17 यूनिट। कैसे? देखिए N, यहाँ पे सोडियम में N मतलब क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितना है? 1 है, और इसको N को क्या किया? 17 से गुना किए, 17 गुने 1 किए, और प्लस हाइड्रोजन को क्या किए हम लोग? 1 से गुना किए, 3 को गुना किए 1 से। तो यहाँ कितना है? 14 और 3 17 आ गया, 17 यूनिट। स्थिर अनुपात का नियम का निश्चित अनुपात का नियम क्या है? बोलेंगे रासायनिक पदार्थों में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार ही निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है? मतलब कौन ऐसा है, इसमें कौन है जो 36 ग्राम जल में सही प्रतिनिधित्व करता है? बोलेंगे 2 मोल जल। 2 मोल जल बराबर क्या होता है हमारा? 2 मोल जल बराबर हमारा होता है क्या? बोलेंगे हम लोग 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है। 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। 2 मोल जल हो गया। न्यूट्रॉन पर खालिस्तान आवेश रहता है। न्यूट्रॉन पर क्या आवेश रहता है? तो 0 आवेश रहता है। न्यूट्रॉन पर कितना आवेश, यानी कि न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? तो न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 0 होता है। हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है। कहता है अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण क्या है? तो बोलेंगे अल्फा कण के बारे में देखो ध्यान से क्या बोलता है। सो देखिए, कहता है अल्फा कण क्या है? धनावेशित हीलियम परमाणु जो होता है वो मेरा अल्फा कण कहलाता है। किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर का भिन्न संख्या के कारण क्या होता है? तो बोले न्यूट्रॉन। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? यानी कि कोशिका भित्ति बनी होती है किनसे बनी होती है? तो सेल्यूलोज से बनी होती है। देखिए सेल्यूलोज भी लिखा रह सकता है, सेल्यूलोस भी लिखा रह सकता है, तो आप उसमें घबराइएगा नहीं।
आगे देखिए क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है? तो बोलेगा प्लास्टिड का जो होता है ना वो अपना क्या होता है, अपना डीएनए भी होता है और अपना राइबोसोम भी होता है। किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम होंगे? तो 8 होंगे। अब 30वां नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दिए हैं। इसमें क्या करना है, आपको फिगर दे रखा है, आप उसको फिगर देख करके बताना है। आप अपने फिगर देख लीजिए, अगर हमको बताइएगा कि कौन आंसर आपका सही होगा बता दीजिएगा मुझे इसका आंसर, ठीक है। हम आपको फिगर नहीं छाप के बता रहे हैं, आप लोग खुद से इसको बताइए तब देखेंगे। बादाम का छिलका किस ऊतक का बना होता है? बादाम का जो छिलका होता है ना वो स्क्लेरोकाइमा का बना होता है। हाँ, मांसपेशियों को अस्थियों से मतलब हड्डियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? तो कांड्रा कहते हैं। जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकते हैं? क्या बोलता है? जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकते हैं? तो बोलेंगे उनकी कोशिका संरचना। देखिए ध्यान से क्या बोलता है, अगर कोई भी जीव का वर्गीकरण है, अगर कोई भी जीव को अगर अलग करते हैं, अलग अलग बांटते हैं, तो उसका लक्षण क्या होना चाहिए? उनकी कोशिका संरचना। उसकी कोशिका संरचना के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? उनको विभाजित कर सकते हैं कि कौन जीव किस प्रकार का जीव है। नीले हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं? तो बोलेंगे मोनेरा ग्रुप में आते हैं। नीले हरित शैवाल जो आते हैं ना वो मोनेरा ग्रुप के समूह में आते हैं। इसको लिखिए, देखिए, चलिए ठीक। आइए 35 क्वेश्चन में क्या कहते हैं समझ लीजिए, फिर आप लोग को विदा करेंगे, है ना। ध्यान से देखिए क्या बोलता है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? तो जंतु जगत का जो सबसे बड़ा संघ होता है वो उसको बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। क्या बोलते हैं? आर्थ्रोपोडा। बोलेंगे कौन सा रोग वायरस के द्वारा होता है? तो कौन सा रोग वायरस के द्वारा होता है? कोरोना। क्या बोलोगे? कोरोना। संक्रामक रोग के उदाहरण बताइए। संक्रामक रोग का उदाहरण हो गया तुम्हारा क्षय रोग। क्या हो गया? क्षय रोग। ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस हमारा कहलाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस कौन कहलाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों के लिए कौन बृहद पोषक पदार्थ है? तो नाइट्रोजन। क्या बोलोगे? वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं? तो ओजोन। क्या बोलोगे? ओजोन। बस बाबू आज यहीं तक चलेगा, नेक्स्ट डे आगे चलेंगे। तो आज आप लोग ध्यान से देखिए, जितना भी हम आपको 40 क्वेश्चंस करवाएं, ये 40 क्वेश्चंस क्या कीजिए आप पूरा बढ़िया तरीका से पढ़ लीजिए और इसको याद कीजिए। फिर हम आपको नेक्स्ट अपलोड करेंगे, वीडियो बताएंगे, या फिर आप लोग उसको देख लीजिएगा और एक बार रिवाइज करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।